देखो रिकॉर्डिंग एंड मैसेज का सब स्क्रीन शेयर है मैम। देखो हम लोग जो एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे उसमें और दो एडजस्टमेंट है वो बताने के बाद नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो दो एडजस्टमेंट एक पढ़ेंगे सेल ऑन अप्रूवल और एक जो है फॉर रॉन्ग एडजस्टमेंट। अगर हमारा कुछ रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया है देन उसे कैसे करके ठीक किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला देख लेते हैं। गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। ये क्या होता है, जैसे कि कोई एक सेलर है, मान लेते हैं मिस्टर ए, उन्होंने गुड्स भेजा है, ठीक है, बेचा नहीं है, भेजा है, गुड्स बेचा है मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर बी को। और मिस्टर बी की तरफ से देखे तो उन्होंने परचेज किया है, ठीक है। तो मतलब मिस्टर बी ने भी परचेस किया है ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब देखो बात ये है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स दे दिया, बोला कि मान लो उन्होंने कुछ खरीदने के लिए सोचा था और इन्होंने कुछ और पकड़ा दिया, या फिर हो सकता है कि इन्होंने सेम चीज ही दे दी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो इन्होंने कोई एक ब्रांड का जो है आ, मान लो कोई एक ब्रांड का जो है ये सोप यूज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मिस्टर ए के शॉप में जाके बोला कि मुझे ये दे दो, तो मिस्टर ए ने बोला देखो ये वाला भी आया हुआ है, ये ट्राई करके देखो, नया मार्केट में आया है, अच्छा है, ठीक है, ये ट्राई करके देखो, अगर अच्छा ना लगे तो वापस कर देना, ठीक है। इस तरीके से, वैसे देखो सोप तो वापस उस तरीके से होगा नहीं। कुछ और एग्जांपल ले लो, लाइक कोई कैलकुलेटर वगैरह ले लो, ठीक है, कि ये ब्रांड का कैलकुलेटर यूज करके देखो, अगर अच्छा ना लगे वापस कर देना, ठीक है। तो गुड्स भेजा है और कंडीशन लगाया है, क्या कंडीशन लगाया, कंडीशन विद इन 15 days मिस्टर बी कैन रिटर्न द गुड्स, मिस्टर बी कैन रिटर्न द गुड्स। अब वो जो भी सामान रहा हो, मिस्टर बी को अगर पसंद ना आए तो वो रिटर्न कर सकते हैं 15 दिन के अंदर, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आज के डेट में अगर देखा जाए ऑनलाइन में होता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन में कुछ सामान खरीदते हो, अगर वो रिटर्नेबल सामान है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि यू कैन रिटर्न इट विद इन 15 days, ऐसे लिखा होता है। लेकिन उसमें कंडीशन होता है। देखो जैसे मान लो तुम लोगों ने कोई एक जो है पूजा आ रहा है, तो मान लो कोई ड्रेस खरीदा, ठीक है, कोई कुछ भी खरीदा हो, अब तुम लोग को लग रहा है कि ये मेरा ठीक नहीं लग रहा है फॉर सम रीजन, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, ठीक नहीं लगा तो वापस करना चाहते हो तो कर सकते हैं हम लोग, पैसा भी वापस मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जो चीज लिया उसको उसको मतलब एज इट इज रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका टैग वैग फाड़ दिया, ठीक है, उसको यूज करके उसका बर्बादी कर दिया फिर रिटर्न करेंगे तो नहीं होगा। कंडीशन रहता है कि रिटर्न इस तरीके से अगर रहेगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है। और ये जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला पॉइंट है ना, अभी तो देखो ऑनलाइन में जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी हमें जो है कंपनियां मतलब ऐसा ऑप्शन देती है कि हम लोग गुड्स को ले सकते हैं, देख सकते हैं, फिर उससे पसंद नहीं आए तो रिटर्न कर सकते हैं। और पहले क्या होता था, ये कस्टमर को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, ठीक है। अगर हम लोगों ने किसी दुकान से कुछ खरीद लिया, हमें पसंद नहीं आया तो वो बोलेगा ठीक है रिटर्न कर दो बट पैसा नहीं मिलेगा, आप बाद में कुछ ले लीजिएगा। लेकिन ऑनलाइन की वजह से हमें क्या होता है ना, अभी पैसा रिटर्न मिलने लगा। लेकिन इसके पहले क्या ऐसा कुछ सिस्टम हमारे यहाँ, मतलब जैसे रिटर्न, पैसा रिटर्न मिलना ऐसा कुछ था? तो देखो ये सिस्टम ना पहले मैन्युफैक्चरर और जो है होलसेलर के बीच में होता था, सॉरी रिटेलर के बीच में होता था। मैन्युफैक्चरर यानी कि जो होलसेल में प्रोडक्ट बेच सकते हैं मैन्युफैक्चर करके, वो अपने रिटेलर को क्या करते थे, देते थे, नया नया सामान बनता था तो देते थे और बोलते थे रख के देखो, बेच के देखो, अगर नहीं बिका तो वापस कर देना, ठीक है, ऐसा बोलते थे। तो तब ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वाला सिस्टम यूज होता था। तो जो भी हो, तो यहाँ पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स भेजा है कि भाई 15 दिन के अंदर ये गुड्स रखो, 15 दिन के
अंदर अगर ना पसंद आए तो रिटर्न कर देना, ठीक है। तो मिस्टर बी के पास दो ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि उनको खरीदना ही है, तो वो इसको रिटर्न भी कर सकते हैं अगर नहीं पसंद आया तो, और इसे अप्रूव्ड भी कर सकते हैं, मतलब ले भी सकते हैं अगर पसंद आया तो। अब देखो मिस्टर ए, इसका एंट्री क्या करेंगे। मिस्टर ए जब भी बेचेंगे तो देखो इन्होंने बेचा नहीं है, फिर भी बेचने का ही एंट्री करेंगे, तो वो लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर कौन है, मिस्टर बी है, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऐसा लिखेंगे, जबकि ये सेल नहीं है, क्योंकि अगर मिस्टर बी 15 दिन बाद रिटर्न कर देते हैं तो फिर वो तो सेल होगा नहीं, ठीक है। फिर ऐसा एंट्री हम लोग क्यों कर सकते हैं, इसका एक कंसेप्ट ये होता है कि ये जो एंट्री होता है ये कौन से बेसिस पे होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एंट्री किया जाता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब हो जाता है कि लीगलिटी से ज्यादा हम लोग मतलब जो सब्सटेंस है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। मतलब देखो लीगली तो सामान बिका नहीं है, क्योंकि वो तो 15 दिन बाद ही पता चलेगा। देखो 15 दिन के अंदर अगर कस्टमर रिटर्न कर देता है तो फिर वो सेल नहीं हुआ, और अगर अप्रूव कर देता है तब वो सेल हुआ। जब तक 15 डेज नहीं जाता है मिस्टर ए को भी नहीं पता कि सेल होगा कि नहीं होगा, वो भी कंफ्यूजन में है। फिर भी उन्होंने सेल का एंट्री दे दिया, क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमें ये चीज करने के लिए परमिशन देता है कि हम लोग लीगल फॉर्म से ज्यादा, लीगली जरूर ऑब्वियसली अभी तक सेल हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म इसको मेंटेन करते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर देखा जाए कि कभी अगर कुछ भी चीज इंस्टॉलमेंट में खरीदते हो, ठीक है, बेसिकली वो हायर परचेज के केस में होता है, ठीक है, फिर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ही समझो। तो जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदते हैं ना, तो हमारा ओनरशिप ना, मतलब देखो अब ओनरशिप ट्रांसफर का क्या होता है ना, इंस्टॉलमेंट जब लास्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होता है तब हमारा ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ना इंस्टॉलमेंट में ये नहीं होता, इंस्टॉलमेंट में ऑन दैट मोमेंट ही ओनरशिप भी ट्रांसफर होता है, लेकिन हायर परचेज जो होता है ना वो भी इंस्टॉलमेंट के तरह ही है। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में फर्क क्या है, फर्क ये होता है कि हायर परचेज जो है उन सारे गुड्स का किया जाता है जिनका कोई रीसेल वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सब जो कोई बेचता है तो उसको इंस्टॉलमेंट में अगर लेता है तो बोलने के लिए तो इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो, बट वो सिस्टम हायर परचेज होता है, ठीक है। हायर परचेज में देने का मतलब हो गया कि आपको ओनरशिप नहीं मिलेगा, आप जब लास्ट अपना इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दोगे तब आपको ओनरशिप मिलेगा। लेकिन देखो जो गाड़ी लेके चला गया वो वही डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। मतलब मान लो कि कोई एक कंपनी ने किसी एक परचेजर को एक ट्रक बेच दिया, लेकिन उसने बोला कि हम एक बार में पैसा नहीं दे सकते, हम इसे इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे। तब वो जो सेलर है वो बोलेगा ठीक है, हम लोग फिर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसको बोलेंगे हायर परचेज का एग्रीमेंट। हायर परचेज में क्या होता है ना, जो भी ईएमआई है वो देते जाना है ट्रक का, ठीक है। जिस दिन लास्ट ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ट्रक का ओनरशिप कंप्लीट होगा, तब तक ट्रक का ओनरशिप जो सेलर है उसी के पास रहेगा। लेकिन डिप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, जो ट्रक चला रहा है वो, ठीक है। लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो ओनर अभी तक कौन है, जो सेलर है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग डिप्रिसिएशन जो परचेज करके ले गए उसके बुक्स में करने का परमिशन दिया जाता है। ऐसे चीजों को बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। लीगली तो अभी तक उसका हुआ नहीं है ट्रक, फिर भी उसको डिप्रिसिएशन चार्ज करने का परमिशन रहता है। वैसे ही लीगली तो सेल अभी तक ऑकर नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग सेल का एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो ये रिटर्न कर सकते हैं, चाहे तो अप्रूव कर सकते हैं। अगर ये रिटर्न कर देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिवर्स एंट्री दे देना चाहिए। कैसे, सेल्स टू मिस्टर बी बोल के, ठीक है, बात खत्म। मैंने सेल रिकॉर्ड किया था, लेकिन अगर सेल नहीं होगा तो हम रिवर्स एंट्री दे देंगे। और अगर अप्रूव कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, नो एंट्री, कोई एंट्री करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो अप्रूव होने का मतलब क्या हुआ कि हाँ इन्होंने खरीद लिया, तो खरीदने पे सेल का एंट्री तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर कोई एंट्री और करने का जरूरत नहीं है। हाँ, जब कैश रिसिप्ट होगा तब हम लोग जरूर एक एंट्री कर देंगे। व्हेन कैश रिसिप्ट, जब कैश रिसिप्ट होगा तब एक एंट्री जरूर पास करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कैश या बैंक टू मिस्टर बी, ठीक है। कैश या बैंक टू मिस्टर बी, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे।
अब ये तो हुआ नॉर्मल सा बात, ये ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, देखो मेन चीज ये है, मान लो हम लोग का ईयर एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है, किसका, मिस्टर ए का ईयर एंड होता है 31 को। अब इन्होंने 20 मार्च को किसी को गुड्स जो है अप्रूवल बेसिस पे बेच दिया, तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। अप्रूवल बेसिस का मतलब कि पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना, और उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर टाइम दिया गया है वही 15 डेज, गुड्स सोल्डर अप्रूवल बेसिस फॉर 15 डेज, 15 दिन के अंदर बताना है परचेजर को कि उसे लेना है कि नहीं लेना है। तो अब 20 तारीख से 31 तो 15 दिन नहीं होता है, ठीक है, 11 डेज हुआ। अब 11 डेज जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब इनको बनाना है 31 मार्च को अपना फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स बनाना है। अब इस सिचुएशन में ये जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पे बेचा गया था, मान लो यही वाला मिस्टर बी को जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पे बेचा गया था, अब ये सेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता ना, ये सेल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे 15 दिन कब कवर होगा, 15 दिन कवर होगा यहाँ पर आई थिंक 5 अप्रैल को, ठीक है। 20 तारीख को बेचा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तारीख हो रहा है शायद, ठीक है। 15 दिन 4 तारीख को, तो 4 तारीख को जो है फाइनल डेट फॉर अप्रूवल आएगा। तो इसके पहले वो तो अपने कस्टमर को पूछ नहीं सकते कि भाई मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाना है, बोल दो लेना है कि नहीं लेना है। वो तो सीधा सीधा यही बोलेगा, मुझे तो 15 दिन का टाइम दिया गया था ना, तो हम इस टाइम में हम क्यों बताएं कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में फाइनल अकाउंट्स बनेगा, बट यहाँ पर सिचुएशन ये है कि नाइदर हमें कोई अप्रूवल मिला है, अगर मिल जाए वो बात अलग है, ठीक है, बाई चांस मिल जाए ना, तो हम लोगों को यहाँ पर अभी तक रिजेक्ट का कोई मैसेज आया है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ना तो मुझे अप्रूवल का कोई मैसेज आया कि मुझे ये चीज चाहिए, तब क्या होगा। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब बेचा तो सेल रिकॉर्ड कर लिया, अब अगर हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां पर जब बाई सेल्स लिखेंगे तो ये वाला सेल भी रिकॉर्ड हो जाएगा और उसका जीपी भी यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जाके इन्होंने अगर बोल दिया कि मुझे नहीं लेना है, तो मेरा जीपी गलत दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो इसका सोल्यूशन ये हमें बोला गया है कि अगर बीच में फाइनल अकाउंट्स का डेट आ जाता है तो सबसे पहले सेल को रिवर्स कर दो, मतलब जो अप्रूवल बेसिस का सेल है उसे कैंसिल कर दो। तो क्या एंट्री होगा, सेल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वी बोल के एंट्री कर दो, ठीक है, कि हम लोगों ने ये गुड्स बेचा ही नहीं है, ये मान लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इस गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिखा तो देंगे बट हमारे गोडाउन में तो है नहीं, है हमारे कस्टमर के पास, तो लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ये वाले गुड्स को एज अ क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे ताकि मेरा जो जीपी है वो सही आए, ठीक है। अब इसके बाद 4 तारीख को अगर वो खरीदना चाहेगा कि बोलेगा हाँ मुझे ये चीज चाहिए चाहिए, तो फिर से सेल का एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सेल का एंट्री रिवर्स कर चुके हैं। तो हम लोग जो स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे वो स्टॉक हम लोग का बिक रहा है, सेल का एंट्री पास होगा। अगर फाइनल डेट पे सेल हो रहा है, मतलब उन्होंने अप्रूव किया, तो सेल एंट्री हो जाएगा, ठीक है। सेल एंट्री इफ अप्रूव्ड, बस सेल एंट्री कर दो और जब पैसा मिलेगा पैसा मिलने का एंट्री कर देना। और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, तब नो एंट्री, कुछ करने का ही जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो कर चुके हैं ना, सेल को कैंसिल करके क्लोजिंग स्टॉक दिखा चुके हैं। तो अगर नहीं लेना है कोई बात नहीं, मत लो। तो फिर वो तो मैंने ट्रीटमेंट कर ही दिया है, मैंने उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है। लेकिन अगर ले लिया है, लेने के लिए हाँ बोला है, तो सेल एंट्री दे देंगे अगर अप्रूवल हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट में हमें चलना है। तो एक ম্যাম ওটা एग्जाम्पल करें। সেলস हाँ ম্যাম ওটা बोलो। সেলস রিটার্ন হবে তো নাকি সেলস হবে ওই যে যেটা সেলস, আমার সেলস রিটার্নও লিখতে পারো, নাহলে শুধু সেলস লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই ক্ষেত্রে। ঠিক আছে কারণ আমি সেল রেকর্ড করেছি, তো কারণ কাস্টমার তো আমাকে রিটার্ন করছে না, আমি আমার সেলটাকে ক্যান্সেল করছি, তাহলে সেল লিখতে হবে, আচ্ছা সেল রিটার্ন লিখতে হবে। কারণ আমাকে তো কাস্টমার তো বলেনি কি আমি ফেরত করছি, ওটা তো আমি আমার অ্যাকাউন্টসটাকে ঠিক রাখার জন্য আমি সেলটাকে ক্যান্সেল করছি। ম্যাম ঠিক আছে ठीक है, अब देखो ट्रायल बैलेंस।
परचेज, डेटर और सेल्स। परचेज 1 लाख, डेटर 40,000, सेल्स 2 लाख। एडजस्टमेंट यहाँ ऊपर लिखा है, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन approval basis of rupees 10,000, profit 20% on cost, still neither approved nor sold, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बनाते हैं, चलो ट्रेडिंग पीएल और फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और इसका ट्रीटमेंट करना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, सबसे पहले परचेस कहाँ लिखे, इधर लिखे। वन लाख। डेटर बैलेंस शीट में आएगा 40,000 और सेल्स बाई साइड में आएगा 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है, बोल रहा है एडजस्टमेंट में कि हम लोगों ने कुछ गुड्स बेचा था अप्रूवल बेसिस पे, जो कि 10,000 रुपए का था, ठीक है। अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिला है और हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सेल होगा कि नहीं होगा, तो सबसे अच्छा है कि क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये इंसान ये वाला जो जिसको मैंने बेचा है वो लेगा नहीं लेगा, तो सबसे बेटर है ये कि हम अपने सेल से इसको हटा देंगे, ठीक है। हम इसको अप्रूवल बेसिस के सेल को यहाँ से हटा देंगे ताकि मेरा जीपी एक्स्ट्रा ना दिखे। बाई चांस अगर उसने आगे जाके ना बोल दिया तो मेरा तो जीपी ज्यादा दिखेगा, तो हम अपने सेल को कम कर देंगे। मतलब कौन सा एंट्री पास हो रहा है, सेल टू मिस्टर बी, ठीक है। और डेटर में मिस्टर बी जो इंक्लूडेड है वो भी हम लोग कम कर देंगे अप्रूवल से, ठीक है। तो उस एंट्री का इम्पैक्ट देखो, डेटर क्रेडिट हुआ ना तो डेटर कम हो जाएगा और सेल्स भी कम हो जाएगा। तो मेरा अभी सेल कितना दिखेगा, 1,90,000 और यहाँ पर मेरा डेटर कम होके दिखेगा 30,000, ठीक है। अब पर मुझे उस गुड्स का करना क्या है, अब उस गुड्स को हम क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखा देंगे। तो यहाँ पर दिखेगा बाय गुड्स विथ कस्टमर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर, गुड्स विथ कस्टमर नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये बेटर होगा, क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर, ठीक है। अब ये कितना दिखाएंगे, तो देखो हम लोगों ने सीखा था कि AS2 हमें ये बताता है कि अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, जैसे नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक आता है तो ये भी आए। तो कितने में दिखाएंगे, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। तो 10,000 क्या है, 10,000 है मेरे गुड्स का सेल वैल्यू, सेल वैल्यू है 10,000, मतलब ये मेरा एनआरबी हो गया, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू से प्रॉफिट हटा के। प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इस गुड्स का, तो देखो 20% ऑन कॉस्ट, ये सीख लेते हैं, ये हर जगह काम आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स में आएगा, ये अकाउंट्स में काम आता है, फ्यूचर में कॉस्ट में काम आएगा, बहुत सारे जगह पे ये काम आएगा। 20% ऑन कॉस्ट बोला है, जब भी ऐसे बोलेगा तो हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे, एक कॉस्ट का, एक सेल वैल्यू का और एक प्रॉफिट का, ठीक है। अब मुझे बोला है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बता रहा है 20% ऑन कॉस्ट। अब 20% का मतलब होता है 20/100, ठीक है। तो ये किस चीज का जो है परसेंटेज है, प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना बता रहा है क्वेश्चन, 20, तो और कॉस्ट कितना बता रहा है 100, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट 100 है, देन सेल वैल्यू कितना होगा, किसी चीज का अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सेल वैल्यू कितना होगा। বলো, কোনো জিনিস 100 টাকায় কিনে 20 টাকা প্রফিটে বিক্রি করেছে, তাহলে ওটা কত টাকায় বিক্রি করেছে। बोले 120। तो 120। अब मुझे निकालना है, देखो
10,000 अगर सेल वैल्यू है तो प्रॉफिट कितना होगा? तो 120 सेल वैल्यू पे प्रॉफिट 20, तो 10,000 सेल वैल्यू पे प्रॉफिट कितना होगा? तो कैसे निकालोगे? 20 यूनिटरी मेथड माने वही की नियम, तो इंटू 10,000 करने से जितना आएगा उतना मेरा आंसर हो जाएगा। और एक तरीका है, इससे और भी सिंपल तरीका वो सिखा देंगे, ठीक है? ये तो अभी बता दिया कि हर तरीके से हो सकता है। तो ये 10,000, ठीक है? तो ये मेरा क्या निकल के आया? 1667, ये मेरा प्रॉफिट निकल के आया कि 10,000 के अंदर इतना प्रॉफिट है, ठीक है? तो फिर इसका मतलब कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 1667 करेंगे तो मुझे कॉस्ट पता चल जाएगा। तो कॉस्ट मेरा कितना हो रहा है? 8,333। तो मुझे आंसर तो मिल गया। इधर भी लिखना है 8333, क्यों? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो लोअर 833 हो रहा है, तो 8333 पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये तो यूनिटरी मेथड से हो गया। अच्छा, और एक तरीके से निकाल सकते, क्योंकि मुझे कॉस्ट चाहिए था तो हम डायरेक्ट कॉस्ट भी निकाल सकते। कैसे निकाल सकते डायरेक्ट कॉस्ट? अगर मेरा 120 सेल वैल्यू है तो कॉस्ट है 100, तो 10,000 सेल वैल्यू तो कॉस्ट कितना होगा? 120 अगर सेल वैल्यू है तो कॉस्ट 100 है, तो 1 सेल वैल्यू है तो कॉस्ट है 100 बाई 120, तो 10,000 सेल वैल्यू है तो कितना होगा? तो इसका आंसर देखो कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 10,000, तो डायरेक्टली मुझे कॉस्ट मिल जाएगा 8333। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब तो गया थोड़ा यूनिटरी मेथड, ज्यादा कैलकुलेटिव तरीका, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है। क्या है? जब भी मुझे बोलेगा ना प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोले या प्रॉफिट ऑन सेल बोले, ठीक है? तो इसका मतलब ही होता है P बाई सी, और अगर मतलब प्रॉफिट बाई कॉस्ट, और अगर मुझे बोले प्रॉफिट ऑन सेल, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो ये हो जाता है प्रॉफिट बाई सेल, ठीक है? इस बात का ध्यान रखो। अब मेरे यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, जो कि है 20/100, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करने से 1/5 आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 रुपया प्रॉफिट जब 5 रुपया कॉस्ट, ठीक है? तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट ऑन सेल कितना आएगा? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं 5 रुपए में किसी चीज को खरीद के, तो फिर उसको कितने में बेचा होगा? এক টাকায় 1 টাকা প্রফিট আর্ন করেছি, 5 টাকায় বিক্রি করে, তাহলে কত টাকায় বিক্রি করেছে? तो 6 টাকায়। तो सेल यहाँ पर 6 और प्रॉफिट वही रहेगा 1 रुपीज, ठीक है? तो प्रॉफिट ऑन सेल 1/6 हो गया। अब मुझे तो प्रॉफिट ऑन सेल ही चाहिए था, क्योंकि मेरे पास सेल डेटा है 10,000, ठीक है? तो अगर ये कैलकुलेशन मेरा बेस हो गया, देन 10,000 पे सेम बेसिस पे मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? तो 10,000 डिवाइडेड बाई 6। तो ये देखो, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है, ये करना होता है, ठीक है? इससे जल्दी जल्दी होता है याद, ठीक है? और ये देखो ना, 20/120 160 होता है, ठीक है? तो ये तरीका यूज करना है, बाकी सब नहीं करना ही बेटर है, इसीलिए क्योंकि वो सब तो ज्यादा टाइम लेगा ना, हम लोग क्यों उस पे जाए? तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला हम लोग का सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का पॉइंट हम लोगों ने समझा, ठीक है? अच्छा, अब चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं और एक लास्ट पॉइंट, जो कि है, अगर हम लोगों से किसी तरीके से कोई गलत एंट्री हो गया है, गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? एरर बेस्ड एडजस्टमेंट, ये लास्ट, एरर बेस्ड एडजस्टमेंट। जैसे हम सीधा एग्जांपल से करवा, ये ट्रायल बैलेंस ले लिया मैंने, मशीन वेजेस, मशीन डेबिट साइड में पुट करेंगे, वेजेस भी डेबिट साइड में जाएगा, 1 लाख, और ये मशीन 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है? और ये ले लेंगे 10,000, और ये ले लिया मान लो 10,000। अच्छा, अब एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट है वेजेस पेड ऑफ 2,000 ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिटेड इन वेजेस अकाउंट, ठीक है?
सबसे पहला बात है तो ये समझना है कि इसमें गलती क्या हुआ है। बोल रहा है कि हम लोगों ने जो वेजेस पे किया है वो मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए पे किया है, बट हम लोगों ने वेजेस अकाउंट में दिखा दिया। तो मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए अगर हम लोग वेजेस पे करेंगे तो उसको कहाँ दिखाना चाहिए? मैम मशीनरी अकाउंट में। हाँ, मशीन के दाम में वो ऐड होना चाहिए, क्योंकि देखो रूल्स क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट को यूज करने के पहले यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग जो भी खर्चा करेंगे वो फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग मशीन लिखेंगे। मशीन यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर वेजेस जो है ये 2 वेजेस बोल के ट्रेडिंग में आ जाएगा हम लोग का 10,000। अब हम लोगों ने गलती क्या किया है, देखो हमें एंट्री क्या करना चाहिए था, हमारा जो करेक्ट एंट्री है मशीन के कॉस्ट में अगर वेजेस ऐड होना चाहिए तो हमें एंट्री ये करना चाहिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा कैश। ठीक है, और हाइफन देख के वेजेस 2,000 रुपए ये हमें लिखने चाहिए थे। ठीक है, ये करेक्ट एंट्री करना चाहिए, बट हम लोगों ने गलत क्या किया पता है, हम लोगों ने ऐसे लिख दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लोगों ने इसे वेजेस बोल के खर्चा ही दिखा दिया है, जो कि नहीं चलेगा, ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेक्टिफिकेशन क्या करना है, देखो हमें मशीन डेबिट करना है, ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग है, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, हमें मशीन डेबिट करना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं किया, तो अभी करेंगे, मशीन को डेबिट कर लेंगे। ठीक है, और टू कैश हम लोगों ने किया है, गलती से भी जो किया है और सही भी कैश होना चाहिए, बट वेजेस डेबिट नहीं होना चाहिए, तो वेजेस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मतलब वेजेस को कम करो, और लॉजिक भी वही है, यहाँ पर 2,000 रुपए फालतू का दिखा रहे हैं हम लोग, तो इसको हटाएंगे, रॉन्गली चार्ज 2,000, तो एक्चुअली वेजेस दिखेगा 8,000, और इधर हो जाएगा ऐड करेंगे, मशीन का कॉस्ट कम दिख रहा है ना, मैंने 2,000 यहाँ ऐड नहीं किया, तो वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन 1 लाख। ठीक है, देखो तो जितना मोटा मोटी होना चाहिए था एक ओवरव्यू मैंने देने का कोशिश किया, बाकी अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, अगर कुछ आता है तो फिर से देखना पड़ेगा, अगर कुछ नया पॉइंट आ जाता है सीखने लायक तो क्वेश्चन से सीख लेंगे, बाकी और अभी एक्स्ट्रा यहाँ पर हम और कोई एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं मुझे लगता है मोटा मोटी कवर अप हो गया है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का इलास्ट्रेशन 1 हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, इलास्ट्रेशन 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इलास्ट्रेशन 2 में हमें क्या बोला है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च एंड पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर। तो जर्नल एंट्री बताएंगे पहले, जो कि इसका ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला है वो हम लोग बना लेते हैं। तो इलास्ट्रेशन पे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022. 31st March 2022. तो ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ पर आता है, तो देखो स्टॉक हम लोगों ने सारा चीज लेकिन सीख लिया है कि क्या चीज कहाँ आना चाहिए, है ना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ, वैसे तो यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग ही बनाने के लिए बोला था मैंने, ट्रेडिंग पे लिख दिया वो बात अलग है, फिर भी ये कहाँ पर आएगा, ये ट्रेडिंग में आएगा, स्टॉक रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग में आता है। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, ये एक हम स्ट्रक्चर फुल बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम सिर्फ जो है टी शेप में करके दिखाएंगे, इतना सब लिखने से हमारा समय जाएगा। ठीक है, बट एग्जाम में तुम लोग को प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा।
तो टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक वगैरह ना हम सब ये शॉर्टकट में लिखते हैं, बट ये सब एग्जाम में अलाउड नहीं होगा, तो तुम लोग मत लिखना, मतलब अभी लिख लो बट एग्जाम में मत लिखना, ये याद रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर है परचेज, तो हम लोग लिखेंगे टू परचेज 6,72,000, ठीक है। तो टू परचेज 6,72,000। अच्छा, फिर बोला है कैरेज इनवर्ट 30,000, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो टू कैरेज इनवर्ट 30,000, ये भी मेरा ट्रेडिंग में ही आएगा। अच्छा, फिर वेजेस 50,000, ये भी एक्सपेंसेस है, तो टू वेजेस। तो सब एक्सपेंसेस देखो, डेबिट बोल के ओपन था ना, अब जब वो क्लोज हो रहा है क्योंकि वो ट्रेडिंग में क्लोज हो रहा है, तो सब यहाँ पर डेबिट आइटम क्रेडिट हो जा रहा है। अब सेल, सेल से क्रेडिट आइटम में क्लोज होगा तो डेबिट हो जाएगा, कहाँ क्लोज होता है, ट्रेडिंग में, तो बाई सेल्स। अच्छा, अमाउंट कितना है, 11 लाख। अच्छा, सेल्स के नीचे रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड है, तो इसका मतलब सेल्स को मुझे यहाँ पर इनर कॉलम में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और परचेस को भी मुझे इनर कॉलम में दिखाना चाहिए 6,72,000, क्योंकि इन दोनों में एडजस्टमेंट है। तो अगर याद आ रहा है तो मैंने लिखवाया था कि हमेशा यहाँ पर सेल का मतलब नेट सेल, परचेस का मतलब नेट परचेस, नेट का मतलब अगर कुछ रिटर्न वगैरह है तो वो लेस हो जाएगा। तो परचेज से क्या लेस होगा, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न कौन सा है, रिटर्न इनवर्ड की रिटर्न आउटवर्ड, तो हम लोग जो भेज देंगे वो आउट, जो हमारे पास आएगा वो इन, तो हम लोग भेजेंगे क्या, जो परचेज किया था उसको भेज सकते हैं, और जो हम लोगों ने बेचा था वो हमारे पास वापस आ सकता है, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, सेल से माइनस, रिटर्न तो रिटर्न इनवर्ड 1 लाख, 10 लाख, और रिटर्न आउटवर्ड 72,000। सिक्स लाख। अच्छा, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, 2 लाख, बस और कुछ नहीं है। अब हम लोग को क्लोज करके क्या निकालना पड़ेगा, जीपी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें जीपी मिलता है। तो ये हो गया। अब जीएल भी हो सकता है, मतलब ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, बट यहाँ प्रॉफिट ही होगा, इधर ज्यादा है मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 12 लाख टोटल, 6 और 1 7 लाख, 7 लाख 4,20,000 4,20,000, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये तो आसान था, निकल गया। लेकिन अब जो बोला है कि जर्नल प्रॉपर में एंट्री करो, अब ये जर्नल प्रॉपर क्या होता है वो थोड़ा बता देते, बाकी सब्सिडियरी बुक्स जब पढ़ेंगे तब भी ये चीज बताना पड़ेगा मुझे। जर्नल प्रॉपर का मतलब ये होता है, देखो, जैसे मैंने सब्सिडियरी बुक्स एक दिन पूछा था, ठीक है, तो तुम लोगों ने, तो मैंने बताया था, तो सब्सिडियरी बुक्स का मतलब, जो हम लोग अगर एक ही जगह पे बहुत सारा एंट्री करते जाए तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम लोग कैटेगरी वाइज अपना कुछ बुक्स बना लेते हैं, जो वो कैटेगरी का बुक्स बनाते हैं जिसपे ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि सेल्स का, परचेज का, सेल रिटर्न का, परचेज रिटर्न का, ये सब का अलग अलग बुक्स बना लेते हैं। तो फिर सेल्स रिटर्न बुक्स होता है, परचेज रिटर्न बुक्स होता है, परचेज बुक्स होता है, सेल्स बुक्स होता है, ठीक है। अब ये जितने भी सब्सिडियरी बुक्स है, ये सब्सिडियरी बुक्स में जो एंट्री नहीं आता है, मतलब जो डेटा हम लोग सब्सिडियरी बुक्स में नहीं लिख सकते हैं, उस डेटा को हम लोग लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, देखो, सब्सिडियरी बुक्स जो है ना, जैसे कि सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेटी कैश बुक, ठीक है। तो ये और कैश बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, मेनली ये होता है। एक होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो ये जो कैश बुक में देखो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आता है, सेल्स डे बुक में क्या होता है ना, क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन आएगा, ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स रिटर्न भी कौन सा आएगा, क्रेडिट, क्रेडिट वाला आएगा, क्योंकि देखो क्रेडिट का ही नॉर्मली रिटर्न होता है। परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज आएगा, परचेज रिटर्न में भी क्रेडिट परचेज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल में बिल्स रिलेटेड एंट्री आएगा। लेकिन ऐसा कोई एंट्री जो हमारा ये सारे बुक्स में नहीं आ सकता है, वो हम लोगों का जो है जर्नल प्रॉपर में आएगा।
ठीक है, वो हम लोग का जर्नल प्रॉपर में आएगा। तो ये जर्नल प्रॉपर का मतलब यही होता है जहां पर हम लोग जर्नल एंट्री ही करेंगे, बट वो हमारे किसी और सब्सिडियरी बुक्स में फिट नहीं हुआ, तो ये जर्नल प्रॉपर में आता है। अब हमें क्लोजिंग एंट्री देने के लिए बोला। अब क्लोजिंग एंट्री का मतलब वही, देखो वेजेस, जब जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जब वेजेस हम लोगों ने पे किया था तो फर्स्ट एंट्री क्या किया होगा, वेजेस टू कैश या बैंक किया होगा, ठीक है। अब जब इसको क्लोज कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये ट्रेडिंग में क्लोज हो रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस लिखा, वेजेस जब ओपन हुआ क्योंकि एक्सपेंस था, डेबिट ओपन हुआ, तो क्लोज कैसे होगा, एज क्रेडिट आइटम क्लोज होगा। तो ये इसी को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। मतलब बेसिकली फाइनल अकाउंट्स में तो हम लोग क्या करते हैं, सारे साल के एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, लॉस, ये सबको क्लोज करने वाले होते हैं। तो इसीलिए इसको बोल रहा है कि क्लोजिंग एंट्री पास करो। तो हम एक लिख के दिखा देते हैं, देखो मतलब ये क्वेश्चन में हम लिख के दिखा देते हैं, बाकी जो है ऐसा अगर आएगा तो हम वहीं पर जस्ट ऐसे शॉर्टकट में लिख देंगे। तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आने का चांस थोड़ा कम होता है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। Journal proper in the books of Messrs ABC Traders। क्लोजिंग एंट्री हम लोग पास करेंगे, ठीक है। अब कैसे करोगे, जो यहाँ पर लिखा है लेजर में वही करना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया जर्नल का स्ट्रक्चर, यानी डेट 2022 मार्च 31st, ईयर एंड में होगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट जब बनेगा तभी हमारा ये एंट्रीज भी होता है, रुपीज रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री यहाँ पर देखो क्या है, अगर डेबिट साइड से देखते हैं तो ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, ये सारे चीज एक साथ लिख दो, ठीक है। मतलब यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, तो ये कुछ नया नहीं है, मतलब वैसा कुछ है नहीं कि अलग से कुछ सीखना पड़ेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री, वैसे तो मैंने स्टॉक लिखा है। टू परचेज, टू वेजेस और टू कैरेज इनवर्ड, तो जो भी हमारा टू साइड में था वो हम लोगों ने लिख लिया। अब अमाउंट देख देख के बस लिख लो। तो कैरेज इनवर्ड है वेजेस 50, कैरेज इनवर्ड 30, परचेज और ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। परचेज लिखना है मुझे, देखो परचेज का कौन सा एंट्री लिखेंगे, नेट वाला 6 लाख, ठीक है, जो मेरा एक्चुअली परचेज है वही मुझे लिखना पड़ेगा। वेजेस मेरा आ जाएगा 50,000 और कैरेज इनवर्ड 30,000, तो टोटल करने से 6 और 1 7,80,000, 7,80,000, ठीक है। अब इसका नैरेशन, क्योंकि देखो जर्नल एंट्री करोगे तो नैरेशन लिखना जरूरी होता है, तो नैरेशन क्या लिखना है, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस, बीइंग द ट्रांसफर, टी स्लैश एफ लिख दिया शॉर्टकट में, ऑफ बैलेंस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, वेजेस एंड कैरेज इनवर्ट, मैंने सब ना शॉर्टकट में लिखा, क्योंकि अभी हम इतना कुछ लिखने जाएंगे तो बस ये जर्नल एंट्री करते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर डेबिट साइड में सारा आइटम लिखा है एक्सेप्ट रिटर्न इन आउटवर्ड, उसको भी मुझे लिखना पड़ेगा, और फिर जीपी वगैरह भी लिखना पड़ेगा। अभी बाई साइड में सेल्स वगैरह लिख लेते हैं, मतलब सेल्स टू ट्रेडिंग, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट टू ट्रेडिंग। तो सेल्स हम लोग का कितना है, सेल्स है 10 लाख और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख, 10 लाख और ये हो गया 2 लाख, तो ये हो गया 12 लाख, ठीक है। बी द ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये रिटर्न इनवर्ट रिटर्न आउटवर्ड रह गया, ठीक है। तो रिटर्न इनवर्ट आउटवर्ड कहाँ से एडजस्ट हो रहा है, देखो रिटर्न आउटवर्ड का एंट्री क्या होता है, जब हम लोग, तो हम लोग खुद रिटर्न कर दे रहे हैं तो मेरा परचेज कम हो जाता है, तो एंट्री क्या होगा,
रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, परचेस क्रेडिट हो जाएगा टू परचेस 72,000 being the transfer of return to purchase account. ম্যাম এগুলো আলাদা করে দেখাতে হবে? হ্যাঁ, ওটার তো দেখাইনি ডেটা, তাহলে আমার ওই যে সেলটা যে 10 লাখ হলো, সেলটা তো 10 লাখ ছিল না, 11 লাখ ছিল, তাহলে সেটাও তো দেখাতে হবে। হ্যাঁ। अच्छा, अब उसके बाद सेल्स टू रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स डेबिट हो जाता है। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिटर्न टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब जीपी का जो है दिखाना पड़ेगा, तो जीपी कैसे लिखते हैं, टू जीपी, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी ऐसे लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी। जीपी हम लोग का आया 4,20,000, 4,20,000 being the amount of जीपी, ये जीपी का अमाउंट हो गया। अब ये जीपी कहाँ ट्रांसफर होता है, पीएल में होता है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा जीपी अकाउंट डेबिट टू पीएल, ठीक है। ये 4,20,000, क्योंकि हम लोग पीएल में लिखते हैं ना बाई जीपी, तो उसी का दिखा रहे हैं। तो बीइंग द ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट, ठीक है। तो ये सीखने वाला वैसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ मुश्किल वाला बात है कि हम लोग सीख ही नहीं सकते हैं, या ऐसा वैसा कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग आराम से ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। बस जो लेजर किया उसी का ही इस तरीके से जर्नल एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलास्ट्रेशन 3। ये वाला बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक जर्नल प्रॉपर में फिर से क्लोजिंग एंट्री दिखाने बोला है, मतलब पीएल वाला एंट्री दिखाने बोला है। तो इलास्ट्रेशन 3 हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है पीएल, ठीक है। वही इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर ही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ एबीसी ट्रेडर्स profit and loss account for the year ended 31st of March 2022। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर जाता है, इधर ब्रॉट डाउन होके आता है, तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा 4,20,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है, सैलरी। तो ये देखा एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सिंपल डेटा दिया, बस पुट करना है। सैलरी एक्सपेंस होता है तो टू सैलरी 1,10,000, यहाँ तो कुछ है ही नहीं झमेला, सिर्फ डेटा लिख देना है, ना कोई एडजस्टमेंट है ना कुछ। फिर बोला है डिस्काउंट क्रेडिट दिखा दिया, क्योंकि अब डिस्काउंट डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में, तो इसका मतलब ये इनकम है तो ये बाई साइड में जाएगा, और डेबिट भी है तो डिस्काउंट 18,000 बाई साइड में जाएगा, 19,000 टू साइड में जाएगा, तो टू डिस्काउंट 19,000 बाई डिस्काउंट 18,000। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, ये सब डेबिट में आएगा। टू बैड डेप्ट, टू डेप्रिसिएशन, टू लीगल चार्जेस, ठीक है। हम अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, तुम लोग भी कर लो, बट एग्जाम में मत करना, ये बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। 19,000, अच्छा बैड डेप्ट 17, डेप्रिसिएशन 65, बैड डेप्ट 17, डेप्रिसिएशन 65,
5 लीगल चार्जेस, मुझे लग रहा है 25,000 देखा मैंने, 25, हाँ। कंसल्टेंसी 32, ऑडिट फीस 1000, कंसल्टेंसी। ম্যাম এই কনসালটেন্সি ফিসটা কি? কনসালটেন্সি ফিস মানে হচ্ছে, ধরো তুমি সিএ করছো তো, ঠিক আছে, বা তুমি কনসাল্ট করলে কারোর সাথে কি আমার কি করা উচিত, আমি সিএ করব কি অন্য কিছু করব, বা তুমি ধরো কমার্স পড়লে, ঠিক আছে, বা তুমি চাইছো কি আমি একটা কনসালটেন্সি করি, কি আমি কমার্স পড়বো 10 এর পর, না সায়েন্স পড়বো, না আমি আর্টস পড়বো, ঠিক আছে। তো এরকম অনেক লোক হয়, অনেক কিছু কনসালটেন্সি দেয়। আচ্ছা, এইটা তো রয়ে গেল পড়াশোনার ব্যাপারে, সে তোমার থেকে কিছু পেমেন্ট নিতে পারে, ঠিক আছে, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো, কিন্তু আমি এত ঘন্টা তোমাকে একটা সেশন দেবো, আমাকে এই চার্জেসটা দিতে হবে, ঠিক আছে। সেরকম বিজনেসে অনেক রকম কনসালটেন্সি ফিস হয়। যদি তুমি মনে করো যে আমি একটা মেশিন কিনবো, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না মার্কেটে এত রকম মেশিন আছে, কোনটা ভালো হবে, তো তুমি একটা অভিজ্ঞ লোককে ডাকলে, ডেকে তার সাথে কনসালটেন্সি করলে যে আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন কোন মেশিনটা নিলে আমার কি বেনিফিট, কি কি না, তো সে তার চার্জেস নিতে পারে। কনসালটেন্সি অনেক রকম হতে পারে। ডাক্তারের কাছে গেলে তুমি ধরো বললে যে ডাক্তারের কাছে আমি একটা কনসালটেন্সি নিতে যাচ্ছি, যে আমার এই প্রবলেম আছে, কি হবে, ঠিক আছে, তো ডাক্তারও কনসালটেন্সি দেয়, ঠিক আছে, তখন সে তার চার্জেসটা এটা করলে এটাকে বলে কনসালটেন্সি। বিজনেসের মতো কনসালটেন্সি হতে পারে, মানে আলোচনা করার খরচা, আলোচনা করে তোমাকে জিনিসটা বুঝিয়ে দেবে, তার জন্য সে তার একটা সার্ভিস চার্জ, বুঝতে পারছি। ধরো বাড়ি হ্যাঁ বানাবে, বাড়ি বানাবে কোথায়, কোন দিকে কি করবে, কোন দিকে বেডরুম হবে, কোন দিকে কিচেন হবে, সেটা একটা कंसल्टेंसी করলে, যার অভিজ্ঞতা আছে তার সাথে, ঠিক আছে। तो अलग अलग पर्पस में कंसल्टेंसी हो सकता है, बिजनेस का अलग होगा, ठीक है, तो बिजनेस रिलेटेड बातों के लिए कंसल्टेंसी होगा, जैसा हम लोग करना चाहते। ऑडिट फीस, ठीक है, ऑडिट फीस जो है वो 1000 रुपीज। अच्छा, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 17,000, टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम 12,000, ठीक है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी 17,000 था, ठीक है। और टू टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया, इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा, 12,000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद स्टेशनरी 27, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70, टू स्टेशनरी, और टू इंटरेस्ट 70, और स्टेशनरी था हम लोग का 27,000 था शायद, एक बार चेक करें। हाँ, बस हो गया। अब इसको हम लोग क्लोज करें। देखो मैंने वैसे अरेंज करके कुछ लिखा नहीं है, चाहे तो बहुत से लोग इसे अरेंज करके भी लिख सकते। अरेंज का मतलब हो गया जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर मेरा सैलरी, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, स्टेशनरी, ये सब चला जाएगा, डिप्रिशिएशन, ठीक है। फिर सेल्स के केस में डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट वाला मेरा फाइनेंस चार्ज हो जाएगा, बट जरूरी नहीं होता है कि इस तरीके से करना ही पड़ेगा, ठीक, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब मुझे नहीं पता प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, पता नहीं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा, अगर इधर ही ज्यादा है मुझे नहीं पता, हम लिख के देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। 4,38,000, अब आगे इधर का टोटल लगाएंगे, तो 1,10,000 प्लस 19,000 प्लस 17 प्लस 65 प्लस 25 प्लस 32 ম্যাম प्लस 43,000 টাকা আসছে। प्रॉफिट, হ্যাঁ ठीक है, तब नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 43,000, और इधर टोटल में आ जाएगा 4,38,000। अब हम लोग को फिर से एंट्री करने बोला है, तो हम सिर्फ एंट्री लिख के दिखा देते, उतना जर्नल प्रॉपर वगैरह नहीं लिख रहे, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री करने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीएल डेबिट टू बोल के ये जो भी दिख रहा है वो लिख देना है, ऐसे करके पीएल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, टू सैलरीज, ठीक है, मुझे जो भी दिख रहा है वो हम एक एक करके लिख दे रहे हैं। सैलरी, डिस्काउंट, बैड डेट, डिप्रिशिएशन, सैलरी, डिस्काउंट, बैड डेट, डेप्रिशिएशन, बस तुम लोग भी देख देख के लिखो, और कुछ नहीं करना है। डेप्रिशिएशन, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस, कंसल्टेंसी, ऑडिट फीस, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है मेरा हैंड राइटिंग, तुम लोग अपना देख देख के लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी,
इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, और एक वो था क्या, टू टेलीफोन पोस्टेज, टीपीटी जो भी था, और लास्ट एक क्या देखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा तो लिख लेते हैं एक एक करके। सैलरी 1,10,19,17, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,10,19,17, 1,10,19,17, 65, 25, 32, 65, 25, 32, 65, 25, 32, 1,000, 17,000, 12,000, 1,000, 17,000, 12, स्टेशनरी 27 शायद, स्टेशनरी 27, ऑडिट फीस स्टेशनरी 27, टीपीटी 12, ये 17,000। एक शायद मेरे से छूट गया है, मुझे जो लग रहा है इतना सारा चीज होना चाहिए। एक मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा मैंने, इंटरेस्ट 70,000, अच्छा वो 17,000, ठीक है। ये 70 और 2 इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, सब लिखा है मैंने, कितना सारा चीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ सब लिखा है। अब ये सब का टोटल जितना होगा उतना लिखना पड़ेगा, कितना होगा, 43,000 माइनस 395। 3,95, ठीक है। अच्छा अब इसका नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हो आराम से, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस ऑफ वेरियस एक्सपेंस अकाउंट, बीइंग द एक्सपेंस ट्रांसफर, हम ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, बीइंग द एक्सपेंस ट्रांसफर, ठीक है। अब ये बाई साइड वाला तो डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल 18,000, और नेट प्रॉफिट आया तो वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ अच्छा अब यहाँ पर देखो ये 4,20,000 जो इधर आया उसका भी एंट्री होगा, जीपी टू पीएल, जीपी टू पीएल, वो जो बाई जीपी करके दिख रहा है, 4,20,000 डिस्काउंट का हो गया, और लास्ट में पीएल टू एनपी मतलब नेट प्रॉफिट 43,000, ठीक है, 43,000 बस। अच्छा हाँ ये सब का एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट रिसिप्ट का, बीइंग डिस्काउंट रिसिप्ट, बीइंग बैलेंस ऑफ डिस्काउंट रिसिप्ट ट्रांसफर, ठीक है। फिर बीइंग द, ऐसा बीइंग द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा नेट प्रॉफिट को फिर कैपिटल में देना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट अकाउंट, ये ट्रांसफर होगा ना बैलेंस शीट में तो कैपिटल में ऐड होता है, तो कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा तो कैपिटल और भी क्रेडिट होगा किससे, 43,000 से। बस एंट्री याद रखो, नैरेशन तो लिख ही लोगे, बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल लिख देना, ठीक है। बीइंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड ये वाला, ठीक है। ये बीइंग ये हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे लिख दोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 4 देखते हैं। इलास्ट्रेशन 4 में बैड डेप्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन, हम लोगों ने बैड डेप्ट अलग से सीखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि ऑन 1 अप्रैल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 40,000 है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, डेटर को ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है, 31 मार्च 21 को 15 लाख है, बैड डेप्ट 1 lakh है, it is required to write up the bad debt and create a provision equal to 5% of the trade receivable balance. So how would you compute the amount debited to profit and loss account? Profit and loss account में कितना अमाउंट को डेबिट करोगे वो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो हम लोग प्रोविजन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, तो हम तो प्रेफर करेंगे कि अकाउंट बना के ही करें, इससे अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोग एक अकाउंट बना लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब हमें प्रोविजन अकाउंट हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को दिख रहा है 40,000, तो 1 अप्रैल 21 को हम लोग लिखेंगे
बाई बैलेंस BD 40,000, ठीक है। फिर बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल जो है, मतलब डेटर दिख रहा है 31 मार्च 2001, मतलब ईयर एंड को, करेंट ईयर एंड को 15 लाख, बैड डेट 1 लाख हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने PBDD क्रिएट कर रखा है तो बैड डेप्ट को उसी से राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि मैंने प्रोविजन में पैसा रखा ही क्यों था, ताकि हम अपने बैड डेप्ट को कर सकें। मेरा बैड डेप्ट जब हुआ तब वो डेबिट हुआ था, अब जब राइट ऑफ होगा यानी वो कम होगा तो डेबिट से क्रेडिट होगा। तो अब क्रेडिट करेंगे तो कहां से अमाउंट को लेंगे, प्रोविजन से अमाउंट को लेंगे। तो देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट हो जाएगा। कितना होगा, 1 लाख, ठीक है। लेकिन देखो मेरे पास 40,000, ये 31 मार्च का इंसिडेंट यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। देखो हमारे पास 40,000 अवेलेबल था, हमारा बैड डेप्ट हुआ 1 लाख, मतलब हमारे पास अभी भी 60,000 का शॉर्टफॉल हो रहा है, ठीक है। तो 60,000 कहां से ड्रॉ करेंगे, प्रॉफिट से ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब बोल रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डेप्ट एंड क्रिएट ए प्रोविजन। अच्छा, जो बैड डेप्ट है वो राइट ऑफ करना है, तो 1 लाख राइट ऑफ कर सकते हैं आराम से, लेकिन उसमें मेरा 40,000 ही हो जाएगा, 60,000 कम पड़ रहा है। तो 60,000 कहां से लेना पड़ेगा, PL से लेना पड़ेगा। और नया प्रोविजन भी 5% क्रिएट करने बोला है ट्रेड रिसीवेबल पे, डेटर पे। तो नया प्रोविजन जो क्रिएट करेंगे वो इधर आएगा, मतलब लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस CD बोल के। अब ये देखना है कि यहाँ पर हमारा कितना जो है प्रोविजन क्रिएट होगा, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मेरा यहाँ पर प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा, तो वो तो डेटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डेटर मेरा कितना है, 15 लाख, ठीक है। और मुझे क्रिएट करने कितना बोला है, 5%। तो 15 लाख मुझे 5% क्रिएट करने बोला है। और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक बैड डेप्ट बोला था ना, 1 लाख। अब देखो ये बैड डेप्ट मेरा फर्दर बैड डेप्ट है, कैसे पता चला, अगर ये 1 लाख इसमें एडजस्टेड होता तो मुझे क्वेश्चन जरूर बोल देता कि ये 15 लाख में 1 लाख एडजस्टेड है, मतलब बैड डेप्ट माइनस करने के बाद 15 लाख आया। बट ऐसा नहीं बोला है, डेटर ये कैलकुलेट हुआ था, उसके बाद बैड डेप्ट टोटल 1 लाख बता रहा है, बैड डेप्ट राइट ऑफ करने बोल रहा है, मतलब बैड डेप्ट का एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम डेटर से क्या करेंगे, बैड डेप्ट को माइनस करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे वो ट्रू डेटर पता चले जिसपे मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है। अब इस पे मुझे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है करंट ईयर में। तो 14 लाख पे 5% कितना हो जाएगा, 70,000, ठीक है। अब कहां से लेंगे, 70,000 कहां से मुझे मिलेगा, प्रॉफिट से मिलेगा। तो मुझे PL को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे PL को डेबिट। तो ये 31 मार्च का इंसिडेंट होगा, तो बाई PL, ठीक है। तो PL से मुझे कितना ड्रॉ करना है, हम चाहे तो पूरा बैलेंस करके निकाल सकते हैं, बट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं करेंट ईयर का प्रोविजन के लिए 70,000 ड्रॉ करना है। और प्रीवियस ईयर में जो प्रोविजन था उसमें 40,000 ही था, 1 लाख पूरा राइट ऑफ नहीं हो पाया, यानी 60,000 मुझे इस बैड डेप्ट को राइट ऑफ करने के लिए PL से ड्रॉ करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 + 70 1,30,000 हो जाएगा। अगर तुम लोग इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो बाई चांस, कोई जरूरत नहीं है, सीधा बैलेंसिंग फिगर करना, 1,30,000 आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए किया कि 1,30,000 कैसे आया। तो ये हो जाएगा मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का अकाउंट। अगर मुझे कोई पूछे कि PL में फिर कितना चार्ज होना चाहिए, तो PL में 1,30,000 चार्ज होना चाहिए, ठीक है। इतना अमाउंट PL से मुझे सेट असाइड करना पड़ेगा प्रोविजन के नाम। तो बोलो, ये अकाउंट समझ में आया। हाँ मैम। और अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में करते तो भी हो जाएगा। देखो, तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, ओपनिंग प्रोविजन, मतलब मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन में कितना अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लाइबिलिटी है ना, 40,000 है, ठीक है। इसको मुझे यूज करना है बैड डेप्ट राइट ऑफ करने के लिए, सीधा बात ये है। तो हम बैड डेप्ट राइट ऑफ करने जा रहे थे, तो बैड डेप्ट मेरा डेबिट होता है, तो मैंने यहाँ से कितना, मेरा बैड डेप्ट है 1 लाख, ठीक है। तो अब 40,000 पड़े हुए, 1 लाख कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो मेरा कितने का कमी हुआ, 60,000 का। इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट प्रोविजन, ठीक है। मेरा प्रोविजन इतने से कम पड़ गया, तो अब कहां से इसका जुगाड़ करें, तो प्रॉफिट से जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना मेरा PL से जुगाड़ होगा, प्लस मुझे करंट प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन रिक्वायर्ड कितना होगा, प्रोविजन रिक्वायर्ड हो जाएगा, ये इस तरीके से कैलकुलेट करने से 70,000 का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और 60,000 पहले शॉर्ट हुआ था, ठीक है। तो टोटल 1 लाख जो है 30,000। अगर इस तरीके से करना चाहते हो देन वो भी चलेगा। तो एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड
फॉर डेबिट टू पीएल। ठीक है, हम लोग पीएल में इतना अमाउंट डेबिट करेंगे, या फिर अकाउंट बना के कर सकते हो, जो ठीक लगे वैसे हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से ही बन सकता है। और अगर क्वेश्चन बोल दे कि अकाउंट बनाओ, तब तो देखो अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, तब ऐसे स्टेटमेंट बना के हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5th नंबर में हमें एक ट्रायल बैलेंस दे दिया है सी वांशो का। ठीक है, और हमें प्रिपेयर करने बोला है क्लोजिंग एंट्री ऑफ द अबव आइटम एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्लोजिंग एंट्री जो है वो हम और क्या बताए, क्लोजिंग एंट्री तो वही होगा ना, जैसे ट्रेडिंग बनाओगे तो ट्रेडिंग टू साइड में जो भी है। ठीक है, तो इसका हम और क्लोजिंग एंट्री लिख के नहीं दिखा रहे कि ये तो कर ही लोगे, क्योंकि एक बार बता दिया कि कैसे करके होगा, तो हम सिर्फ इसका ट्रेडिंग पीएल बता देते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल हमें बनाने के लिए बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2023। अच्छा, इस क्वेश्चन का ना बैलेंस शीट भी नीचे बोला है, तो हम लोग साथ ही साथ वो भी बना लेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने ना यहाँ पर आंसर लिया हुआ है, तो हम यहाँ से दिखा देंगे कैसे करके क्लोजिंग एंट्री होगा। सेम चीज कितना बार लिखे, ये इतना सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका बैलेंस शीट भी बना लेंगे। ठीक है, हमें इसका बैलेंस शीट भी बना लेना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग पीएल, और यहाँ पर बना लेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2020। लाइबिलिटी एसेट्स। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे मिला था कैपिटल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल मेरा लाइबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। कितना बोला है, 10 लाख। इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट जरूर होगा। अच्छा, फिर इसके बाद देखो इन्वेंट्री ओपनिंग 1 अप्रैल, डेट देख के पता चल रहा है ओपनिंग है, क्योंकि हमें 31 मार्च 2002 का बनाना है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। तो टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। ठीक है, कैश इन हैंड ये कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड, लास्ट में लिख रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी के हिसाब से लिखेंगे 1,44,000। 1,44,000। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है मशीन। मशीन है 7,36,000। तो ये सब ना देखो नीचे एक ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक, बाकी कुछ भी नहीं है, तो मशीन डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर। फिक्स्ड एसेट है, तो ऊपर चला जाएगा मशीनरी 7,36,000। फिर उसके बाद है परचेज, तो ये परचेज वेजेस ये दोनों ही हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, 18,20,000 और 10,00,000। 18,20,000 और 10,00,000। अच्छा, फिर सैलरी ये पीएल में जाएगा 10,00,000। डिस्काउंट अलाउड ये भी पीएल में जाएगा, टू सैलरी डिस्काउंट अलाउड 50,000, डिस्काउंट रिसिप्ट 30,000। नीचे लिखते हैं, अगर जीपी आया तो लिखने का जगह चाहिए। बाई डिस्काउंट रिसिप्ट 30,000। फिर है सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वो भी पीएल में आएगा। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस
6 lakh, sales 50 lakh, 6 lakh by sales 50 lakh। अच्छा, सम ओइंग बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर से पैसा मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल, बैलेंस शीट में जाएगा 8,50,000। ट्रेड रिसीवेबल 8,50,000। अच्छा, फिर ट्रेड पेबल 3,70,000। फिर बस और कुछ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट होता है तो बैलेंस शीट में आएगा 2,70,000। और एक बार कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में मुझे लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, 2,70,000। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है, तो देखो क्या आ रहा है, 52,70,000, 52,70,000। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो मैंने तो लिख दिया, पता नहीं आ भी रहा है कि नहीं, 20,20,000 मतलब 30,20,000, हाँ तो रहा है, 22,50,000 आ रहा है, पता नहीं देखो। यस मैम। ठीक है, तो ये ब्रॉट डाउन कर देते हैं, 22,50,000, तो 22,80,000, 22,80,000, 10,00,000, 6,00,000, 16,50,000, तो ये 30 और 16 और 22, 6,30,000। ठीक है, ,6,30,000, तो ये हो गया 16,30,000, और 3,70,000 कितना हो जाएगा, 16 और 3 19, और ये 19 क्या, ये 20 हो जाएगा, 7 3 10, कितना हो रहा है, 20 लाख हो जाएगा, है मैम। 20 लाख ना, है मैम। 20 लाख, और इधर भी आ जा रहा है 20, आप 2,70,000 और 8,50,000, क्या करो, है मैम। 80, 20, तो ये मेरा 20 लाख आ गया। इतना आसान कुछ आएगा नहीं, ठीक है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, इतना आसान ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब जस्ट ग्रिप बनाने के लिए दिया है, ठीक है। अच्छा, अब जो बोला था कि एंट्री, तो एंट्री देखो मैंने यहाँ पर आंसर लिया हुआ है, तो अच्छा बात है, यहाँ से बता देते हैं हम और लिखेंगे नहीं, तो एंट्री कैसे हो जाएगा, जैसे क्लोजिंग एंट्री, तो हम लोग ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस, देखो ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू वेजेस, अमाउंट लिख दिया, कितना कितना था, देखो 2,00,000, 18,20,000 और 10,00,000, ये देखो 2,00,000, 18,20,000, 10,00,000 टोटल करके 30,20,000, एंड नरेशन क्या लिखना है, बीइंग द अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस व्हिच हैव टू बी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मतलब बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी अकाउंट था जो कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ट्रांसफर हुआ था वो लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग ट्रांसफर बोल के भी लिख सकते हो, जैसा लिखना चाहे, नरेशन समझ में आना चाहिए, सेल्स टू ट्रेडिंग और क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये देखो सेल्स टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ठीक है, वैल्यूज 50,00,000 और ये 2,70,000, ठीक है। अब नरेशन बीइंग द अमाउंट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है, ये इन्वेंट्री का वैल्यू है, ये ऐसा बोल रहा है। फिर हमारा जो पीएल निकला, तो ये देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ट्रेडिंग एंड पीएल टू जीपी होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, देखो ट्रेडिंग टू पीएल 22,50,000, एक्चुअली हम लोगों को ना ऐसे लिखना चाहिए, टू पीएल,
ठीक है, फिर हाइफन देके जीपी, फिर मतलब एक्चुअली ये पीएल में ही जाता है ना, तभी तो हम लोग बाई जीपी, मतलब एक चीज सोच के देखो, ये तो हम लोग 2 जीपी लिख देते हैं। क्रॉस पोस्टिंग का ही अगर बोल रहा है कि जैसे कि ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड पीएल टू जीपी, तो अगर ये पीएल है, ठीक है, तो इसमें तो बाई ट्रेडिंग हाइफन देके जीपी बोल के ट्रांसफर होना चाहिए था ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी टू पीएल हाइफन देके जो है जीपी होना चाहिए था। तो जो भी हो, हमें इसको कैसे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है टू, क्या लिखना है, जीपी। जीपी के जगह यहाँ पर लिखना है हम लोग को पीएल 22,50,000, ठीक है। अगर देखो, ये तुम लोग जीपी भी लिख सकते हो, तो फिर तुम लोग को और एक एंट्री लिखना पड़ेगा। मतलब ये देखो, हम दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ गया, ये वाला नहीं, जो इसके पहले किया था, तो हम डिफरेंस समझा देते हैं। जो इसके पहले किया था, इसके पहले एक एंट्री किया नहीं, अच्छा, एक सेकंड बताओ। ये रहा, देखो, ट्रेडिंग टू जीपी, फिर जीपी टू पीएल, मतलब हम लोग नेट बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग टू पीएल। अगर हम लोग इसको दो दो बार ना लिखे तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्रेडिंग टू पीएल, वही वाला चीज यहाँ पर किया है, ट्रेडिंग टू पीएल, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसे 2 बार में लिख सकते हैं, ट्रेडिंग टू जीपी, जीपी टू पीएल, ठीक है। वैसा नहीं बोल के हम लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग टू पीएल बोल सकते हैं, वो चीज यहाँ पर किया है। तो चाहो तो 2 बार भी कर सकते हो, ट्रेडिंग टू जीपी, जीपी टू पीएल, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो जीपी निकला तो वो नरेशन देख, मतलब जो लेजर है उसको देख के ही आराम से हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिंग टू जीपी, ठीक है। ये देखो, ये वाले में जैसे हम लोग आराम से बोल सकते हैं ना, ट्रेडिंग टू जीपी, फिर जीपी टू पीएल, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहे तो 1 बार में लिख सकते हैं। अच्छा, अब पीएल का डेटा देखो, पीएल डेबिट टू, यहाँ पर सैलरी डिस्काउंट अलाउड सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट अलाउड टू सैलरी टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल अकाउंट, तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल अकाउंट, ये वाला हो गया, ठीक है, डिस्काउंट रिसिप्ट टू पीएल। अब हमें पीएल टू कैपिटल दिखाना है कि हम लोग इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर इसे क्लोज कर देना है, ठीक है। ये अकाउंट है तो इसका एंट्री, ये बैलेंस शीट का कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है। हम लोग एंट्री किसका लिख सकते हैं, जो लेजर पोस्टिंग हुआ उसका जर्नल एंट्री हुआ होगा वो हम लोग लिख सकते हैं, ये थोड़ी ना कोई लेजर है, ठीक है। ये तो टी शेप में बैलेंस शीट है, जो कि एक स्टेटमेंट होता, ठीक है। तो ये यहाँ तक इस तरीके से हमारा एंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें देखना है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बट वो क्वेश्चन नंबर 6 तो इधर है नहीं, ठीक है। ओपन करना, अरे ये क्या है, इसमें हम लोग 6th वाला करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो बोल रहा है गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस दयाल ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 2022, हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, बस इससे बैलेंस शीट बनाने बोला है, ठीक है। चलो बना लेते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे, इलास्ट्रेशन 6, ठीक है। तो सिर्फ बैलेंस शीट बनेगा, तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स दयाल, बैलेंस शीट एज एट
डेट है 31 मार्च ही नॉर्मली होता है, तो मैंने लिख दिया अंदाजे से। हाँ, 31 मार्च 2022। लाइबिलिटी एसेट्स, देखो कैपिटल, कैपिटल हमारा इधर आ जाएगा 7 लाख। इनर कॉलम में इसीलिए लिख रहा है, पता नहीं अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड करके लिखेंगे, या फिर हो सकता है एडेड। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, 14% टर्म लोन, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में आएगा 3 लाख। इसमें तो कभी डेप्रिसिएशन होगा नहीं क्योंकि लैंड है, तो फिर ये ऐसे ही रहने देते हैं इधर। अच्छा, 14% टर्म लोन, तो टर्म लोन तो हमारा लाइबिलिटी होता है, मतलब कोई भी लोन लाइबिलिटी होता है। टर्म लोन का मतलब होता है जो एक टाइम पीरियड के लिए है, जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है, इस चीज को हम लोग बोल देते हैं टर्म लोन। अच्छा, तो टर्म लोन हम लोग का चला जाएगा 4 लाख लाइबिलिटी साइड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, टर्म लोन के बाद है लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी, ये भी लोन है तो फिर इधर आ जाएगा 4,60,000। लोन तो लोन ही है, चाहे बैंक से लो चाहे किसी और से ले लो, मेसर्स डी एंड कंपनी। अच्छा, फिर इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल कैश इन हैंड, तो ट्रेड रिसीवेबल मैंने टीआर लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। फिर कैश इन हैंड, $20,000, ठीक है, कैश इन हैंड 20,000। इन्वेंट्री जो है 6 लाख, ठीक है, इन्वेंट्री 6 लाख, इन्वेंट्री 6 लाख। देखो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री। तो ये मेरा ओपनिंग होगा कि क्लोजिंग होगा, क्योंकि नीचे तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो ये मेरा क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया हुआ होगा, इसका मतलब ओपनिंग है नहीं। फर्नीचर 2 लाख, तो यहाँ पर फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिख देते हैं फर्नीचर 2 लाख, फर्नीचर 2 लाख। ट्रेड पेबल 40,000, ट्रेड पेबल 40,000। एडवांस टू सप्लायर, हम लोगों ने सप्लायर को एडवांस दिया है, बोलो ये क्या होता है? एडवांस टू सप्लायर, बाकी तो सकोगे बोल के मैंने कुछ पूछा नहीं ऐसा। ये बताओ कि एडवांस टू सप्लायर ये मुझे कहाँ लिखना चाहिए? ম্যাম এটা অ্যাসেটস দিকে আসবে। हाँ, एसेट में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने सप्लायर को पहले से पैसा दे दिया, ठीक है, कि मुझे ये वाला चीज दे दो, ठीक है, जब आप खरीदोगे तो मुझे दे देना, मैंने पहले से ही आपको पैसा दे दिया, तो ये मेरा एसेट होगा। मैंने किसी को एडवांस किया तो वो मेरा एसेट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एडवांस टू सप्लायर 1 लाख, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉइंग्स 60,000, ये कैपिटल से लेस होगा। और कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। तो अब टोटल करते, अच्छा नेट प्रॉफिट बोला है ना, नेट प्रॉफिट 1 लाख कैपिटल में है, तो कैपिटल बन जाएगा 7+1 8 लाख, 8 लाख से 60,000 माइनस होने से 7,40,000, बाकी टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करके बताओ दोनों साइड कितना आ रहा है। देखो ये तो मुझे दिख रहा है कि 5 लाख हो गया, 5 और 4 9 लाख, 9 लाख और 16 70। ম্যাম 16-40 হাজার। হ্যাঁ, দুদিকেই হচ্ছে। ম্যাম একদিকে দেখেছি আর আর দেখ, হ্যাঁ ম্যাম বোথ সাইড। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इतना आसान सा।
अब ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन शायद हमें मिलेगा, हमें इससे बैलेंस शीट ही ड्रॉ करने के लिए बोला है, ठीक है। इलास्ट्रेशन से देखते हैं क्या फिलहाल। देखो बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ, अच्छा बैलेंस शीट दिया हुआ है ऑलरेडी एक था, पर ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्रीज, ठीक है। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग 21-22 इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 18,30,000, दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। बोल रहा है कि ये जो दिख रहा है ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट 3 लाख, depreciation on plant and machinery 10%, and furniture and fixture 5%, a provision for doubtful debt 5% of the trade receivable as at 31st March 2002. But while preparing the profit and loss account, he had forgotten to provide for one, outstanding expenses totaling 1,80,000, and second, prepaid insurance to the extent of 20,000। मतलब बोल रहा है कि जो पीएल बना उससे इतना बैलेंस आया, प्रॉफिट आया, और ये प्रॉफिट कैसे आया, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद, बट इन्होंने बाद में इनको दिखा कि मेरे से एक गलती हो गया, क्या हो गया है ना, मैंने ये और ये दो ट्रीटमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर मैंने ये दो ट्रीटमेंट नहीं किया है तो क्या मेरा प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा, देखना पड़ेगा कि ये दो आइटम पीएल से रिलेटेड है कि नहीं। क्या था कि क्या भूल गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 नहीं दिखाया हम लोगों ने। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आता है, पीएल में। जब देखो एक्सपेंस पीएल में भी आ सकता है, ट्रेडिंग में भी, लेकिन जब कुछ नहीं बोलेगा देन गो फॉर पीएल। तो पीएल का मैंने 1,80,000 खर्चा नहीं दिखा है, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है, 18,30,000 जो आया है वो ज्यादा है कि कम है फिर। अगर मैंने खर्चा नहीं दिखाया तो मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा है। আমি খরচা না দেখালে আমার প্রফিটটা কি দেখাবে, বেশি না কম? हम বেশি দেখাবে। তাহলে আমাকে माइनस করতে হবে। मुझे 1,80,000 का खर्चा माइनस तब नहीं किया तो अब करना पड़ेगा। मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा दिया है, मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं किया 20,000, तो मैंने एक प्रीपेड खर्चा किया था। प्रीपेड खर्चा मतलब मेरा समय नहीं आया लेकिन मैंने वो खर्चा किया, तो वो खर्चे का मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया। वो खर्चे का एडजस्टमेंट क्या होता है कि मुझे इस साल वो खर्चा नहीं दिखाना है, जिस साल का है उस साल का दिखाना है, क्योंकि मेरा फाइनल अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस में और ड्यूरिंग द ईयर बेसिस में बनता है। तो 20,000 का खर्चा मुझे इस साल नहीं दिखाना है, और क्योंकि मैंने दिखा रखा है, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो इस वजह से मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, मैंने खर्चा ज्यादा दिखा रखा है। तो मुझे ये दो ट्रीटमेंट करके मेरे इस प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, करेंट एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन 31st March, वेयर एसेट लाइबिलिटी करेंटली कितना है वो बता रहा है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर का है, ओपनिंग दिखा रहा है ना। तो इतना इतना है, बोल रहा है कि हमें बैलेंस शीट बना के देना है। तो बैलेंस शीट तो बनाएंगे, बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, तो पहले प्रॉफिट को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो रिवाइज्ड, कि हम लोग इसे सही कर रहे हैं। तुम लोग अकाउंट बना के आराम से कर सकते हैं। तो गलत प्रॉफिट जो आया है वो प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट आया है तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, जो कि है 18,30,000। अब इसमें जो भी एडजस्टमेंट हम लोगों ने नहीं किया वो कर लेंगे। जैसे मैंने क्या नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं दिखाए, तो एक्सपेंसेस किधर दिखाना चाहिए था, अगर दिखाते तो इधर दिखाना चाहिए था। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो नहीं रिकॉर्ड किया वो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इधर लिखने का मतलब ही प्रॉफिट से माइनस होगा। ये दिखाने से मेरा प्रॉफिट ठीक दिखेगा, ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने खर्चा नहीं दिखाया। और प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के खर्चे से मुझे प्रीपेड अमाउंट को लेस कर देना था, जो कि मेरा इस अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट नहीं करता है। तो मुझे 20,000 माइनस, बट माइनस करने के लिए मेरे पास तो डेटा है नहीं कि हम माइनस करके लिखे, तो उसके जगह हम बाई साइड में लिख देते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है। देखो मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐसे इंश्योरेंस का खर्चा पता होता ना तो हम उससे ऐसे लेस करके दिखाते, बट मेरे पास इंश्योरेंस का अमाउंट है नहीं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करने का मतलब उल्टा साइड हम लोग लिख सकते हैं ना। अगर हम लोग इंश्योरेंस से प्रीपेड इंश्योरेंस लेस नहीं कर पा रहे बिकॉज मेरे पास इंश्योरेंस का डेटा नहीं है, तो हम बाई साइड में लिखेंगे, तो वो माइनस का ही काम करेगा। अगर इधर इंश्योरेंस है इधर प्रीपेड है तो वो आपस में माइनस ही हुआ ना कैलकुलेशंस पे। तो 20,000, तो अब मेरा प्रॉफिट सही हो जाएगा, तो मेरा 18,50,000 से माइनस हो जाएगा 1,80,000।
कैलकुलेट। मैम 16,70,000 है। अच्छा 16,70,000। तो सही प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग को बना के देना है बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेज में बनाना है बैलेंस शीट ऑफ थापर। तो कितना कितना होगा देख लेते हैं। जैसे बोला है करेंट एसेट एंड लाइबिलिटीज बोल रखा है, ये सब करेंट एसेट लाइबिलिटीज है। तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल सिर्फ लाइबिलिटी साइड में आएगा, बाकी जो भी लिखा हुआ है ना वो सारा का सारा हम लोग का इधर आ जाएगा एसेट साइड में। तो ट्रेड पेबल 11,40,000। ठीक है। अच्छा फिर इधर है मेरा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री 14,50,000, 20,00,000। 14,50,000। और कैश एट बैंक 10,35,000। $10,35,000। ठीक है। अच्छा अब बाकी चीज लिखना पड़ेगा। अच्छा विथड्रू हुआ है 6,00,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस, तो कैपिटल से वो ड्रॉ होना चाहिए। कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स 6,00,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 16,70,000। बाकी डेटा कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग का जो प्रीवियस बैलेंस शीट दिया हुआ है उससे हम लोग ले लेंगे। जैसे ट्रेड पेबल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें करंट ट्रेड पेबल दे दिया। अच्छा अब ये एक्सपेंसेस पेबल 1,50,000 दिखा रहा है, वो प्रीवियस ईयर था, बट इस साल एक्सपेंस पेबल होगा हम लोग का कितना होगा? अच्छा ये ऊपर का जगह छूट गया मेरे से, ठीक है कोई बात नहीं। देखो एक्सपेंस पेबल हम लोग का ये वाला हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने लिखा ना 1,80,000। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो हमारा दो जगह पे आएगा ना एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें बाद में पता चला होगा, तभी तो हमारे हमसे फॉरगोटेन हो गया ना, हम लोग नहीं लिख पाए, गलत हो गया, ओमिशन हो गया। तो अभी हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो ये दो जगह पे एडजस्टमेंट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैपिटल 50,00,000, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 50,00,000। तो 50,00,000 प्लस 16,70,000 माइनस 6,00,000, तो ये तो 10,70,000 हो गया, तो 60,70,000। अच्छा फिर इसके बाद इधर देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। बोला तो नहीं है कि बिक गया, तो प्लांट एंड मशीनरी हमें लिख देना पड़ेगा जो कि है 30,00,000 का। अब इस पे डेप्रिसिएशन भी बोला था हमें। प्लांट एंड मशीनरी 30,00,000। ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन हमें बोल रखा था, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ये लोग, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो ये हो जाएगा मेरा 3,00,000। तो 3,00,000 होने पे 27,00,000। अच्छा और देखते हैं हमारे पास प्रीवियस वाले बैलेंस शीट से क्या डेटा हमें मिल सकता है। फर्नीचर फिक्सचर 3,00,000, तो फर्नीचर फिक्सचर 3,00,000, इस पे भी बोला था कि डेप्रिसिएशन लगेगा, तो लेस डेप्रिसिएशन, तो कितना बोला था देखते हैं। ये रहा 5%, तो 1,50,000। तो 3,00,000 से 1,50,000 माइनस होने से 1,50,000 ही बचेगा। मैम 15,000 आ गए। 15,000 তাহলে কত হচ্ছে 2 2,85,000। 285 2,80,000
5,000। अच्छा, फर्नीचर फिक्सचर हो गया। ट्रेड रिसीवेबल हमें पता है नया कितना है, कैश एट बैंक हमें पता है, इन्वेंटरीज पता है, तो ये सब लिखने नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल लिख लिया हम लोगों ने, ट्रेड रिसीवेबल लिखा था, हाँ 20 लाख लिखा था। अच्छा, प्लांट मशीनरी फर्नीचर इन्वेंट्रीज, अच्छा एक प्रीपेड इंश्योरेंस वो लिखना पड़ेगा, जो इस बार हम लोगों ने एडजस्ट किया ना, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये हमारा एसेट होता है 20,000। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, इस पे देखो क्या करना है, रेंट रिसिप्ट ये तो बोला है कि ये एडजस्टमेंट हो चुका है, ये आउटस्टैंडिंग तो बोला नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज हम लोग यहाँ पर देखो, डेप्रिसिएशन का दो जगह पे आता है ना, पीएल में भी आता है, तो पीएल में तो हुआ है बोल रहा है, उसके बाद ही 18,30,000 आया, तो हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। प्रोविजन क्रिएट करने बोला है 5% डेटर पे, तो ये ट्रेड रिसीवेबल पे 5% पीबीडीटी क्रिएट करेंगे। तो 5% मतलब 1 लाख होगा क्या, 20 लाख का 5% 1 लाख होगा मेरे हिसाब से, तो ये 19 लाख। बस और तो कुछ नहीं है, अब टोटल कर लो। तो ये कितना आएगा, 60 लाख 70, उधर वाला करो, हम इधर वाला कर रहे हैं। 60.7 प्लस 11.4 प्लस 1.8, 73,90,000। उधर कितना आ रहा है वो देखो। हम सेम আসছে। सेम ठीक है, 73,90,000, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इलास्ट्रेशन 8, ये भी एक छोटा सा है। बोल रहा है कि फ्रॉम द अबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर द रेलिवेंट ओपनिंग एंट्री। अच्छा हाँ, देखो वो सबका क्लोजिंग एंट्री होता है, जो ट्रेडिंग पीएल ये सब था, और बैलेंस शीट का जो है वो हम लोग का ओपनिंग एंट्री हो सकता है। देखो बैलेंस शीट का ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, हम लोग हर साल देखो, जैसे अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया ना, हम लोगों ने वो उस बैलेंस शीट से कैपिटल लिया, ठीक है, तो हम लोगों ने उस कैपिटल बैलेंस को क्या किया, ये ओपनिंग बैलेंस है ना, तो वही बोल रहा है कि बैलेंस शीट के केस में ना ओपनिंग एंट्री हो सकता है, तो वो हम एक बार बता देते हैं, देखो कैसे होगा ओपनिंग एंट्री कैसे होगा। तो ये देखो, ओपनिंग करने का मतलब है कि ये सारे जो क्लोज हो गए इसे ओपन करना है, तो कैश इन हैंड, ये जो एसेट साइड है वो ओपन करोगे तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी साइड ओपन करोगे तो क्रेडिट होगा। तो क्या लिखना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मशीन इक्विपमेंट, डेबिट, ठीक है, से बस इतना लिखना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मशीन, ये सब डेबिट होगा। टू, अब ये सब बिलोंग किसे करेगा, टू हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस शीट बोल के तो लिख नहीं सकते हैं, तो ये सारा चीज किसको जाता है, प्रोप्राइटर को, तो ठीक है, प्रोप्राइटर का नाम क्या है, प्रोप्राइटर का नाम है महिंद्रा एंड सन, तो लिखेंगे टू महिंद्रा एंड सन, क्योंकि देखो ये तो बैलेंस शीट तो कोई अकाउंट होता नहीं है कि टू बैलेंस शीट लिख दोगे, तो ये प्रोप्राइटर को बिलोंग करेगा, वैल्यूज देख के लिखना है। 43,000, 2,67,500, 749, 9 लाख, 6 लाख, कितना हो रहा है टोटल करने से, तो कैपिटल भी इसके साथ ही जोड़ दे। महिंद्रा एंड सन अकाउंट, ये महिंद्रा एंड सन, और अच्छा ये लाइबिलिटी साइड को ऐसे लिख देते हैं, टू महिंद्रा एंड सन और टू कैपिटल मिला के लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे।
मतलब इसका टोटल यहाँ नहीं बोल रहा है, सॉरी थोड़ा सा गलत बता दिया। टू महिंद्रा एंड सन इसलिए नहीं कर रहे कि ये डेबिट डेबिट क्रेडिट को मिला देते हैं, दोनों साइड मैच हो जाएगा, बिकॉज तभी तो बैलेंस शीट है ना। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच हो जाएगा, 5,60,000 और 20,00,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल 20,00,000 और ये 5,60,000, दोनों साइड टोटल करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैच हुआ हुआ होगा। क्योंकि देख लो ना, 25,60,000 25,60,000 है, इधर भी 25,60,000 ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग द बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, मतलब हम लोगों ने इसको ओपन किया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इलास्ट्रेशन 9, ये वाला। ये जो क्वेश्चन है, बोला है श्री मित्तल गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स का मतलब हो जाएगा इसका हम लोग का ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट सब बनेगा। है बोलो। হ্যাঁ বলছি ফাইনাল অ্যাকাউন্টস মানে তিনটেই ট্রেডিং পিএল ব্যালেন্স শিট তিনটে। ठीक है, चलो फटाफट बना लेते हैं, यही वाला लास्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द ईयर ended 31st March 2020। तो कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा 8,70,000, इनर कॉलम में लिखना चाहिए हमेशा, क्योंकि कैपिटल में एडजस्टमेंट होता ही होता है। कुछ ना हो, प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही होगा, बिजनेस करके, ड्राइंग्स हो या ना हो। परचेज एंड सेल, अच्छा परचेज एंड सेल पे क्या हमारा कोई रिटर्न वगैरह है? हाँ ये देखो रिटर्न है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लिया। तो इनर कॉलम में लिखेंगे 6,05,000 और 12,10,000, 6,05,000 और 12,10,000, तो बाई सेल्स 12,10,000 इनर कॉलम में। टू परचेस, एक लाइन ऊपर छोड़ रखा है, बाई चांस अगर इन्वेंट्री ओपनिंग निकल के आ जाए तो थोड़ा छोड़ के लिख दिया है मैंने, 6,05,000 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000, ये देखो। टू ओपनिंग स्टॉक, ये आउटर कॉलम में लिख लेंगे 72,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल 90 और 1,70,000 इधर आ जाएगा। ट्रेड पेबल 1,70,000 और ट्रेड रिसीवेबल 90। अच्छा, फिर नेक्स्ट 14% बैंक लोन 2,00,000, तो ऊपर लिखेंगे 14% बैंक लोन 2,00,000। अच्छा, फिर इसके बाद बैंक लोन के बाद ओवरड्राफ्ट 1,12,000, तो ओवरड्राफ्ट हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं ट्रेड पेबल के, क्योंकि ओवरड्राफ्ट नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, तो ये सब करेंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और बैंक लोन जो है कुछ नहीं बोला है, फिर भी कंसिडर कि ये लॉन्ग टर्म ही होगा। सैलरी 2,70,000, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा पीएल में चला जाएगा। सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस अमाउंट है 2,70,000, 1,10,000, 60। अच्छा, फिर इसके बाद है रिटर्न, ठीक है, 40 और 30, तो 40 डेबिट रिटर्न है, डेबिट रिटर्न सेल से लेस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न 40,000, क्योंकि सेल्स डेबिट होने पे रिटर्न रिकॉर्ड होता है।
और परचेज जब क्रेडिट होता है तो यहाँ पर क्रेडिट रेट ये था 30,000। पर देख लेते हैं मैंने सही लिखा कि नहीं, 30 40, हाँ सही लिखा है। ठीक है, तो अब ये माइनस करने से कितना आएगा, 4 5 मैम 5,75,000 और 11,70,000। सही, ये 11,70,000 और 5,75,000। ठीक है। अच्छा, फिर रिटर्न हो गया फर्नीचर बिल्डिंग, दोनों ही चला जाएगा बैलेंस शीट में। फर्नीचर बिल्डिंग कैश इन हैंड, फर्नीचर बिल्डिंग कैश, बिल्डिंग पहले फिर फर्नीचर, 8,90,000 4,50,000। फिर इसके बाद कैश इन हैंड 2,000 यहाँ पर लिखो। फिर यहाँ जीएसटी दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट जीएसटी सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, 15,000 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसका एक रूल्स होता है, ठीक है, ये नेक्स्ट दिन ना इसके रूल्स को हम डिटेल्स में बता देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि एक एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे देखो आउटपुट आईजीएसटी जो दिख रहा है, देखो दो इनपुट है एक आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी जो दिख रहा है 15,000, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं हमारे इनपुट वाले जो टैक्स है उससे, ठीक है। तो देखो कौन से वाले से एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमारा सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। तो एक है 9,000 एक है 6,000, तो पहले सीजीएसटी एडजस्ट करने को मिलता है। तो 15,000 से पहले 9,000 ये वाला सीजीएसटी एडजस्ट होगा, उसके बाद कितना बचेगा, 15 से 9 एडजस्ट होने से 6,000 बचेगा। तो फिर एसजीएसटी 9,000 से 6,000 एडजस्ट हो जाएगा तो बचेगा 3,000, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मेरा 3,000 बचेगा इस अमाउंट में से, ठीक है। ये दोनों 18 है ना, तो 15,000 एडजस्ट होने के बाद 3,000 बचेगा, बट एडजस्ट होने का रूल्स होता है वो हम नेक्स्ट दिन लिखवा देंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी अभी इतना समझ के रखो कि मेरा बचा कितना, फिर देखो दोनों मिला के 18 इधर 15, तो 18 और 15 का सेट ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,000, ठीक है। तो अब 3,000 मेरा किधर जाएगा, 3,000 मेरा इधर आ जाएगा इनपुट एसजीएसटी बोल के। इसका हम डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे, इस पे क्वेश्चन भी बताएंगे कि कैसे करके हम लोग ये एडजस्ट करते हैं। ये 3,000 फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं, क्योंकि इसमें मुझे डिटेल्स में थोड़ा बताना पड़ेगा, समय लगेगा, तो अभी इतना रहने देता है, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक अभी वो लिखा हुआ रहने दो, अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, जस्ट लिख के रख लो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर समझेंगे। फिर यहाँ पर बोला है क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 1,00,000, तो ये दो जगह पे पुट होगा, एक मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, एक बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग में लिख दिया है, तो इसका पहले टोटल कर लेते हैं 12,70,000। अब इसका जीपी निकालते हैं कितना आ रहा है, तो देखो कितना आ रहा है, मैम 6,23,000। ठीक है 6,23,000। अच्छा, अब यहाँ पर बाई जीपी 623 और नेट प्रॉफिट देखिए, मैम 1,83,000। अच्छा 1,83,000। अब इसको कैपिटल में ऐड करते हैं, $10,53, 4,82। 15,35,000। हाँ দুদি কি আস मैम একদিকে না, বলছি তো। এখানে লিখিনি এখনো ক্লোজিং স্টকটা 1,00,000। এবার দেখ, হ্যাঁ ম্যাম সেম আছে। 15,00,000
30,000। 35,000, ठीक है। इस पे स्टार लगा के रखते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे करके ये एडजस्ट होता है, SGST CGST का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इलास्ट्रेशन 10 से थोड़ा थोड़ा, इसमें भी उतना कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन ये CGST SGST का कंसेप्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वो तो मैंने सिखाया नहीं है तो नहीं कर पाओगे। इलास्ट्रेशन 10, ठीक है। उसके बाद 11 से 11 में भी कुछ ओपनिंग एंट्री वगैरह है, तो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है 12 से मिलेगा, 12 से मिलेगा, जो कि थोड़ा स्टैंडर्ड है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। ठीक है सर, बाय।